हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा एजेंडा है 1NF, 2NF और 3NF। इसके बारे में हम थोड़ा डीपली में समझेंगे कि ये होता क्या है। अब पहले 1NF की बात कर लेते हैं। सारी चीजें इरेज कर दो अपने माइंड से। अब ये देखो कि 1NF का मतलब क्या है। नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म है तो 1NF अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब RDMS की बात हो रही है। यहाँ पे DBMS की बात नहीं हो रही है। जब भी RBDMS की बात होगी मतलब हम टेबल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो हम कुछ टेबल फॉर्म में दिखाते हैं अपने डाटा को। डाटा क्या है? डाटा कुछ भी हो सकता है। आपका नाम है, आपकी एज है, वो क्या है? डाटा ही है एक तरीके से। अब यहाँ पे 1NF की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे एटॉमिक वैल्यू। ईच कॉलम इन ए टेबल मस्ट कंटेन atomic value. This means the value in each column should not be array sets or list. If any attributes has multiple value, those should be represented using separate row. आपने अगर सी प्रोग्रामिंग करी है तो उसमें एरो वो होता है, एक एरे होता है, सॉरी। तो एरे हमारा रिप्रेजेंट करता है कुछ ऐसे करके फॉर्म में। वहां पे हम 5 लिख देते हैं, मतलब हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कोर्स का दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिस तरह मैथमेटिक्स है तो मैं कॉमा डाल के फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लिख सकता। उसका जो यहाँ पे यही बता रहा है, दिस मीन्स दैट वैल्यू इन ईच कॉलम शुड नॉट बी एरे। एरे में नहीं होना चाहिए, सेट और लिस्ट। इफ एनी एट्रीब्यूट हैज मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे कि हर एक कोर्स का जो होता है वो अलग अलग बनेगा। जिस तरह कोर्स 2 बना दिया, फिजिक्स का बना दिया, यहाँ पे कोर्स 1 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का बना दिया है। स्टूडेंट आईडी 1 एंड 2 और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दे दिया है यहाँ पे। अब ग्रेड्स में जिस तरह यहाँ पे कॉलम आ गया है एक का, तो ये अपना कन्वर्टिंग टू 1NF जो किया वो ऐसे किया है। ये नॉर्मल फॉर्म में दिया था, आपको 1NF में बनाना था। तो हमने 1NF में बनाया कि स्टूडेंट आईडी तो हमारा एक रो में चलेगा, इसमें जिस तरह 1 1 दे रखा है। ठीक है। कोर्स का आया तो कोर्स में मैंने कोर्स 1 में मैथमेटिक्स ले लिया और एक जगह केमिस्ट्री ले लिया। या कोर्स 1 और 2 भी कर सकते हैं इसमें आप। ग्रेड में ले लिया तो ए ग्रेड वाली कौन सी और बी ग्रेड कौन सी है, मतलब अपने एट्रीब्यूट्स को हमने डिफरेंट कॉलम में पार्ट में बांट दिया। आप ये एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कन्वर्टिंग टू 1NF, मेरे ख्याल से अभी तक में आप समझ गए होंगे। अब नेचुरल सी बात है भाई, बीसीए कर रहे हैं तो इतना तो नॉर्मल ही है, आपके आ गया ही होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 2NF के बाद। ये तो हमने बात कर ली 1NF में क्या क्या चीज फुलफिल होनी चाहिए अपनी। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? ए टेबल इज इन 2NF if it is 1NF and if non-prime attributes and attributes not part of any candidate key, it's depend of any proper subsets of any candidate key। फ्रेंड, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है ना, जिसमें मैंने एक एक में बता रखा है कि प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, कंपोसाइट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आपको समझा दूं पूरा। अब जैसे 2NF है तो 2NF में पहली चीज है कि 1NF की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स क्या है यहाँ पे? जिस तरह नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बताया ना, जिस तरह एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, ये आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। और जिसके आगे ये आईडी नहीं लगा हुआ ना, ये मतलब कुछ नहीं लगा हुआ है, अंडरस्कोर वैसे लग जाता है, ये अपने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरह अगर मान लो इसमें मैंने प्राइमरी की सेट नहीं किया हुआ है और ये प्राइमरी की सेट है, तो ये आपको इसमें वही चीज बता रहा है 1NF एंड इफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये हो गया ऑफ एनी कैंडिडेट की एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल इन 1NF। जो पहले की 1NF में हमने यहाँ पे बता रखा है। नहीं समझ में आ रहा? चलो और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 1NF का एम्प्लॉय आईडी दे रखा है, प्रोजेक्ट आईडी दे रखा है, हाउस वर्क दे रखा है, एम्प्लॉय नेम ये है। एक हमें टेबल बना के दे दिया है। अब बताएगा कि भैया इसको 2NF में करो। तो पहले तो हमने देख लिया कि वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए। 2NF टेबल मस्ट फर्स्ट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट, इसकी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है।
Table must not have a repeating group. For each column must contain atomic value. हर एक में सेपरेट होना चाहिए. Or have a composite primary key. If a table has a composite primary key, that means primary key composed of more than one attributes. Composite प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, जिस तरह एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ दे दिया है, ठीक है ना. अब आप दूसरा टेबल जो बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी का, तो वहां पे एक एम्प्लॉय आईडी करके मैं 2 दे दूंगा, और प्रोजेक्ट आईडी में यहाँ पे मैं 102 ले लूंगा, और फिर यहाँ पे मैं कोई सा भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बी ले लूंगा मैं, सॉरी 2 है तो ए ले लूंगा यहाँ पे. तो कंपोसाइट क्या है कि एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक है. कि इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि कंपोज्ड मोर देन ईच नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और शुड बी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी की. फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट आप तो समझ ही गए होंगे इसमें अच्छी तरीके से. और इसके बाद देखिए कि इस फॉर्म में ये 2NF को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया. यही है कंपोसाइट की. जिस तरह यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी है तो इसमें एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर एम्प्लॉय आईडी का सब में आएगा. एम्प्लॉय जो आईडी है आपका, इसमें देखिए एम्प्लॉय आईडी आगे क्यों भाग गए, ये रहा एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, और हाउस वर्क एम्प्लॉय नेम आ गया. प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट आईडी हमने ले लिया और प्रोजेक्ट नेम ले लिया. एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, और ये है वर्क आईडी. कि मतलब एवरी टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की एंड देयर फंक्शनल डिपेंडेंट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे हमने देखा कि ये फॉर्म इसमें दूसरे पीपीटी में आ नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ दिखा दिया. तो ये एक हमने बनाया, और इसमें बनाने के बाद में हमने करा क्या कि ये हमने कंपोसाइट की करके अलग अलग टेबल में आइडेंटिफाई करके दिखाया. जब तक फ्रेंड आपको पता ही नहीं होगा कि प्राइमरी की क्या होती है यार, फॉरेन की क्या होती है. अब आप देखेंगे ना यहाँ पे फॉरेन की भी यूज हो रहा है. अब पूछो कैसे हो रहा है यूज. तो जब तक आपको एक टेबल दूसरे टेबल से जो कनेक्टेड है वो फॉरेन की कहलाती है. तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, जिस तरह एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है ना. एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे रखा है मैंने, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे, और प्रोजेक्ट आईडी का भी नाम यूज कर रखा है प्रोजेक्ट आईडी. तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन फॉरेन की से डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली है. तो ये टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. जब चार्ट बनाया मैंने पहले की वीडियो में, लिस्ट में बहुत डीपली समझाने की आपको कोशिश करी है. तो प्राइमरी की जिस तरह यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे 1 2 दे रखा है, ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है. और देना चाहें तो आप खुद से दे सकते हैं प्राइमरी की में 1 और 2, क्योंकि प्राइमरी की एक ही नंबर होगा. प्राइमरी की दो नंबर नहीं होगा, यानी 2 नंबर का दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा, वो वही रहेगा. एम्प्लॉय आईडी 2 है, यहाँ पे अगर जेन है तो इसका जेन का ही डाटा चलेगा 2 में. ये देखिए प्रोजेक्ट ए जेन. अब पीछे देख लीजिए 101, यहाँ पे 101 जेन एम्प्लॉय आईडी. तो आईडी जो है वो एक ही रहेगी, जो प्राइमरी की आईडी कभी भी चेंज नहीं होगी. उसको कहते हैं प्राइमरी की जो एक यूनिक नंबर हो, जो किसी के पास ना. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मैंने बता दिया कि जिस तरह यहाँ पे जितने भी ये देख रहे हैं, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स क्या होती है, वैल्यू होती है. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप समझेंगे तब आप एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे. जब आपको यही चीज नहीं पता होगा, कोई पूछ लेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिट डिपेंडेंसी क्या होती है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे. और यही आपका बेस क्लियर रहेगा तो समझाने का. तो मैं छोटी छोटी कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग निकालिए और खुद से सर्च करके देखिए कि इसका मतलब क्या है. तब देखिए पढ़ने में कितना मजा आएगा आपको. इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी रखा है डीप लर्निंग. सोचता हूँ कि मैं आपको एकदम डीप समझा के भेजूं. इसीलिए चलिए, बहुत ज्ञान हो गया. अब बढ़ते हैं 3NF में. तो पहले जिस तरह हमने बता दिया कि 1NF 2NF है, तो 1 से सेटिस्फाई होना चाहिए 2NF. अब 3NF है तो 3NF में अगर मान लो चीज है तो 2NF में सेटिस्फाई होना चाहिए. जिस तरह यहाँ पे दिए रखा है, मीट द रिक्वायरमेंट 2NF बिफोर अचीविंग 3NF ए टेबल मस्ट फर्स्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ 2NF. दिस मीन्स दैट द टेबल शुड बी 2NF with all non-prime attributes fully functionally dependent on the entire composite's primary key. Eliminated transit dependency. No transition dependency should be exit. This means non-prime attributes should be dependent on a non-prime. अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे कहते हैं. सपोज एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है ना. एक ट्रांजिट डिपेंडेंसी अकर व्हेन एन एट्रीब्यूट्स ऊपर के नाम को है, ठीक है ना.
determines attributes B indirectly through thirds attributes C another inverse. अब A जो है इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं B को C को करेगा और C जो है वो B को करेगा। यहाँ पे दे रखा है देन A B इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे से, मैथ का है तो मैथ में रूम ये रूम जो है प्रोफेसर ऑफिस रूम नंबर 1, मान लो ये ए है और सी है और सी का रूम ऑफिस का, यहाँ पे रूम ऑफिस में कौन बैठता है, प्रोफेसर डॉक्टर स्मिथ। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ये है 3NF का टेबल। पहले ये वाला टेबल आपको अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आईडी है, मैथ है, स्टूडेंट आईडी है, प्रोफेसर है। तो ये तो हम समझ गए थे कि एक दूसरे पे जो रहेगा वो फॉरेन की कहलाता है। कंपोसाइट की जिस तरह यहाँ पे कोर्स दे रखा है यहाँ पे, और प्रोफेसर है, स्टूडेंट आईडी को हमने क्या करा अपने, सॉरी प्रोफेसर को हमने अपना एक दूसरा की बना दिया है, जो हर एक टेबल में हम किसी की को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैथ को नहीं कर सकते हो आप, मैथ फिजिक्स इसको नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैथ तो और भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे स्टूडेंट में, और भी तो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। तो यूनिक क्या है, यूनिक को ही आप एक की का नाम दे सकते हैं। प्रोफेसर है तो डॉक्टर स्मिथ है, रूम नंबर 101, डॉक्टर जॉनसन और रूम 102। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेयर प्रोफेसर डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर विच इज नॉट कैंडिडेट की। अब प्रोफेसर देखिए यहाँ पे ये है, प्रोफेसर जो है डॉक्टर स्मिथ जो है स्टूडेंट आईडी 1 को भी देख रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट 3 को भी देख रहा है, तो वो कैंडिडेट की नहीं हुआ। एक दूसरे से पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि इसको समझ में आया होगा। बाकी छोटे-छोटे वर्ड आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक-एक चीज़ मैं समझाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं 1NF 2NF, कैसे हम एक टेबल पे दिखाते हैं और क्या है जो अपनी कैसी सिचुएशन को कैसे मीट करता है, वो चीज़ है कि जिस तरह मान लो एक फॉर्म में दिया है तो किसी भी फॉर्म में टेबल में मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स एरे फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आप सुन भी लेंगे ना और टेबल पे इतना लिख लेंगे तो टीचर ये तो जानेगा कि हाँ, अगला जो है RDBMS के बारे में जानता तो है, नॉर्मल फॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी समझ तो आप रखते हैं। पहले आप एक स्टेप पे तो बढ़िए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो यही सारी चीजें थोड़े थोड़े करते करते आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।